कॉम्पिटिशन विजिबल है कि नहीं? पहले आप मुझे ये बताओ। हेलो, विजिबल है सर। विजुअल है। फुल स्क्रीन में विजिबल है? यस सर। ओके। यस सर। तो बेसिकली आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारा है यूनिट टू कैपेसिटर के कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जिनको हम बहुत डीपली नहीं डिस्कस करने वाले हैं। जितना मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उतना ही आपके कॉम्पिटिशन्स में भी पूछ सकता है, उतना ही आपके बोर्ड्स में भी पूछेगा। बहुत ज़्यादा इसमें से डिटेल्स नहीं आएंगी। पहला टॉपिक हमारा कॉमन पोटेंशियल है कि जब हम दो चार्ज कैपेसिटर्स को या अनचार्ज कैपेसिटर्स को जब कनेक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, कैसे चार्ज फ्लो करता है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर थ्योरी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स है कि डाइलेक्ट्रिक्स के साथ हम कैसे डील करते हैं। फिर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ कंडक्टिंग स्लैब इन इट, ये एक डेरिवेशन है जो कि आपको पढ़ना है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक इन इट, ये भी एक डेरिवेशन है जो आपको पढ़ना है। वैन डी ग्रास जनरेटर आपकी देखी हुई मशीन है जिसकी आपको वर्किंग पढ़नी है और बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है। प्लीज़ जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर लीजिए। ओके, तो जो हमारा टॉपिक है पहला वो है कॉमन पोटेंशियल। बेसिकली व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल? सपोज देयर आर टू कैपेसिटर्स, वन ऑफ द कैपेसिटेंस C1 एंड वन ऑफ द कैपेसिटेंस C2 इज कनेक्टेड। ठीक है, ऐसे दो कैपेसिटर्स हैं। अभी हमने मान लीजिए अभी इनको कनेक्ट नहीं किया है, अभी इनको हमने कनेक्ट नहीं किया है। इन कैपेसिटर्स को मैंने अलग अलग बैटरी से चार्ज करने की कोशिश की है। सपोज मैंने इस कैपेसिटर को किसी V1 बैटरी से चार्ज करना चाहा और इस कैपेसिटर को मैंने किसी V2 बैटरी से चार्ज किया, तो इसमें कितने चार्जेस स्टोर होंगे? कोई क्या कोई मुझे बता सकता है? अगर मैं इसको V2 से चार्ज करूँ, इसको मैं V1 से चार्ज करूँ, इन दैट केस इस कैपेसिटर में जो चार्ज मेरा स्टोर होगा वो कहलाएगा Q1, जिसको हम लिखेंगे C1V1, और इसमें स्टोर होगा Q2 जिसको हम लिखेंगे C2V2। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि Q बराबर CV हम लोग पढ़े। अब ये Q कैसा Q है? ये Q यहाँ जो इनर सरफेस की जो हायर पोटेंशियल प्लेट है, डायग्राम दिख रहा है तुम लोग को? हेलो, हाँ, तो डायग्राम में ये जो इनर सरफेस की हायर पोटेंशियल प्लेट है Q, हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो Q है वो मेरा कितना आ रहा है? वो C डॉट V आ रहा है, मतलब इतना चार्ज वो एक प्लेट पे स्टोर कर रहा है। तो ये तो तब बात हो गई जब हमने एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया। अब जब हमने कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब हम कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। कैसे, कितने में चार्ज कर दिया? एक Q चार्ज हमने C1 में भेज दिया और Q2 चार्ज हमने कितना किस में भेज दिया? C2 में भेज दिया। इतना करने के बाद यदि हम कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दें, यही चार्ज कैपेसिटर को हम आपस में इस टाइप से कनेक्ट कर दें, ऐसे मैंने दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया। अब इसमें कुछ चार्ज है, इसमें कुछ चार्ज है, ठीक है, इसमें Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज है। अब होगा क्या कि ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसका कुछ पोटेंशियल V1 है, इसका कुछ पोटेंशियल V2 है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस फ्लो करेंगे। और चार्जेस कब तक फ्लो करेंगे? चार्जेस तब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों पे पोटेंशियल V ना आ जाए। इसी V को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। इसी V को क्या बोलते हैं? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बात हम कंडक्टर में भी पढ़े थे कि जब दो कंडक्टर्स में तब तभी चार्ज फ्लो करता है जब उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और जब हम दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज इस तरह से फ्लो करता है कि दोनों पे पोटेंशियल बराबर कर दे, या जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आपका ज़ीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर लो। इसका माइक ऑन है। ओके, तो हम देख रहे थे कि कॉमन पोटेंशियल में जब हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के बाद क्या कहते हैं, उनका एक कॉमन पोटेंशियल रीच हो जाता है। तो कॉमन पोटेंशियल बेसिकली क्या है? बेसिकली ये बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। जैसे मान लो तुमने दो कंडक्टर्स लिए हैं, ठीक है, एक पे पोटेंशियल V1 है और एक पे पोटेंशियल V2 है। तो होगा क्या कि जैसे ही तुम इसको कनेक्ट करोगे V1 और V2 के बीच चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे चार्ज इसमें आएगा इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, तभी चार्ज फ्लो कर रहा है।
इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल घटेगा। एक पॉइंट आएगा जब ये V1 और V2 जो है इस तरह से घट बढ़ जाएगा कि इस पे फाइनल पोटेंशियल V हो जाएगा और इस पे फाइनल पोटेंशियल V हो जाएगा। उस केस में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जब कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो ये जो पोटेंशियल है यही कहलाएगा आपका क्या, कॉमन पोटेंशियल। सेम चीज़ कैपेसिटर के साथ भी होती है। बेसिकली कैपेसिटर क्या है, दो कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स हैं जिनके बीच को हमने कुछ स्पेस दिया हुआ है या डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो अगर आपने दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जो कि इनिशियली C1 के थे, C2 पे थे, और जिनमें हमने चार्जेस क्या दिए थे, हमने दिए थे C1 V1 और C2 V2। हमने चार्जेस दिए थे C1 V1 और C2 और V2। ठीक है, मान लो इस कैपेसिटर को C1 V1 दिया था, इस कैपेसिटर को C2 V2 दिया था। अब पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है तो चार्ज कहीं से बना तो सकते नहीं हो। तो जब कॉमन पोटेंशियल रीच भी कर जाएगा, अभी सिस्टम में नेट चार्ज कितना है, अभी सिस्टम में नेट चार्ज है C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक है, और जब कॉमन पोटेंशियल तुम रीच भी कर जाओगे तब इस पर चार्ज क्या होगा, C1V प्लस C2V, जिसको हम लिख रहे हैं नीचे C1 प्लस C2V या C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक है, by the law of the conservation of charge, since the charge can is neither created nor destroyed in an isolated charge system, in that case we can write C1 plus C2V बराबर C1 V1 plus C2 V2। ठीक है, इतना करने के बाद मैथमेटिकली जब हम ये लिख सकते हैं तो हमें मिल जाएगा कि कॉमन पोटेंशियल कितना है। बेसिकली V हमारा कॉमन पोटेंशियल था, V को सब्जेक्ट बनाया तो हमें कॉमन पोटेंशियल का यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया। कॉमन पोटेंशियल पे कितना चार्ज होगा C1 और V1 में, जैसे कि मान लो जब कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट किया था, तो कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट कर दिया और फाइनली जब स्टेडी स्टेट आ गया, जब यहाँ से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, इन दैट केस इस पे चार्ज कितना होगा और इस पे चार्ज कितना होगा वो हम कैसे पता कर सकते हैं, वो हम ऐसे पता कर सकते हैं, कैपेसिटेंस तो फिक्स्ड है तो C1V इंटू C2V, इस हिसाब से हम नेट चार्ज कितना स्टोर कर रहा है सिस्टम हम ये पता कर सकते हैं। तो C1 इंटू दैट कॉमन पोटेंशियल प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल हमने करा और हमें नेट चार्ज मिल गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो, हेलो, ओके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके बात जानते हो कि जब भी किसी सिस्टम के बीच कुछ भी फ्लो होता है, सपोज एक कैपेसिटर है, एक दूसरा कैपेसिटर, यहाँ से यहाँ जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो वायर की रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में भी कुछ रेजिस्टेंस होगी जिसकी वजह से कुछ लॉस आएगा हमारा। अब वो लॉस कितना आएगा, हाँ, अब वो लॉस कितना आएगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हमारी अगली हेडिंग है एनर्जी लॉस इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस अराउंड द कैपेसिटर। ठीक है, इनिशियली जब कैपेसिटर 1 को आपने चार्ज किया, जब कैपेसिटर 1 को C1 को आपने V1 वोल्टेज पे चार्ज किया तो आपने इसको कितनी एनर्जी दी, बेसिकली आपने दी हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो उस हिसाब से जो आपने एनर्जी इसको दी है वो है हाफ C1 V1 स्क्वायर। वैसे ही जो C2 कैपेसिटर को जब आपने बैटरी से कनेक्ट किया था तो आपने इसको कितनी एनर्जी दी, हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी आपने अभी तक कितनी दी, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर, आपने इतनी एनर्जी दे दी। ठीक है, यहाँ तक आपने इतनी एनर्जी दे दी। इतनी एनर्जी देने के बाद जब आपने उन कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, एक मिनट में कलर ज़रा थोड़ा सा चेंज करूँ, जब आपने उन कैपेसिटर्स को आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया, इन दैट केस जब उनका कॉमन पोटेंशियल V रीच हो गया था, उस केस में यहाँ पे हाफ C1 V स्क्वायर एनर्जी थी और यहाँ पे हाफ C2 V स्क्वायर एनर्जी थी। तो टोटल एनर्जी क्या है, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, जो कि कॉमन पोटेंशियल अचीव होने के बाद आ रही, मतलब ये फाइनल एनर्जी है। एनर्जी घटी कितनी, एनर्जी घटी कितनी ये हमें अगर पता चलना है तो हम E इनिशियल माइनस E फाइनल कर सकते हैं। और कॉमन पोटेंशियल V को हमने अभी कैलकुलेट किया था, वो कितना निकला था दो चार्जेस के लिए, सॉरी दो कैपेसिटर्स के लिए, ये निकला था। तो अगर हम इस फॉर्मूले को इसमें पुट करें तो हमें ये बात पता चलती है
कि जो हमारी नेट एनर्जी होगी, जो हमारी नेट एनर्जी होगी वो कितनी होगी। हेलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो जो नेट एनर्जी लॉस होगा, बेसिकली इट्स एनर्जी लॉस, ठीक है, जो हमारा नेट एनर्जी लॉस होगा वो होगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1C2। बेसिकली फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन और पीपीटी में आपको भेज दूंगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। इसके बाद जो एनर्जी लॉस हुई हमारी, जब हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द एनर्जी लॉस्ट बाय द कैपेसिटर व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। ये एनर्जी क्यों लॉस हो रही है? ये एनर्जी लॉस हो रही है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस की वजह से, या हम जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बेसिकली कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? एक कैपेसिटर मेटल प्लेट का बना है, उसके बीच एयर गैप है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी, तो एनर्जी यहाँ लॉस हुई। दूसरा, जो वायर लेते हो वो परफेक्टली ऐसी नहीं होती कि उसके रेजिस्टेंस इग्नोर कर दें, उसमें भी कुछ ना कुछ लॉसेस आते हैं। तो ये ओवरऑल लॉसेस देता है कि जब आप दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो कितना एनर्जी का लॉस आता है। इट्स अ थ्योरेटिकल टॉपिक, इसमें बहुत क्वेश्चन नहीं बनने हैं, थ्योरी के हिसाब से याद रखो, फॉर्मूला याद रखो। क्लियर है? हेलो, यस सर क्लियर है। ओके, सबको क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके, नो डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा डिस्कशन होने वाला है डाइलेक्ट्रिक पे। व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? What are dielectrics? Basically, dielectrics are the material that transmit electric effect without conducting. मेरी बात ऐसे समझो कि डाइलेक्ट्रिक बेसिकली है इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक क्या है? बेसिकली है एक इंसुलेटर, लेकिन ऐसा इंसुलेटर जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। तुम लोग ने कंडक्टर के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने तुमको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होती है? ज़ीरो होती है। पर डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अगर तुमने रखा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो अपने अंदर वो खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक दो तरीके का होता है, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। थ्योरी है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना। और इसका नेक्स्ट स्लाइड देखो। पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बेसिकली होता क्या है? पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल से बन के बना होता है। जैसे तुम्हारा वाटर क्या है? वाटर भी एक तरीके का डाइलेक्ट्रिक ही है, या वाटर को डाइलेक्ट्रिक नहीं बोलते हैं, वो ट्राई इलेक्ट्रिक हो जाएगा। दो डाइपोल है ना, दो डाइपोल को मिला के बना है। OH ग्रुप जो आप लोग पढ़ते हो ना, OH भी आपका एक डाइलेक्ट्रिक है। O पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, CO2 भी है। CO2 नॉन पोलर है। देखो यहाँ पे लिखा है CO2 नॉन पोलर, ठीक है। हाँ, पोलर में अगर H को देखोगे तो H पे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और O पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो इस हिसाब से एक डाइपोल बन जाता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो इट्स अ बेसिकली डाइपोल। एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव मॉलिक्यूल्स के मिलके बने होते हैं, तो इसीलिए हम उनको पोलर डाइपोल्स भी कभी कभी बोल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। नॉन पोलर जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के या तो बने होते हैं या तो एंटायरली प्लस प्लस के या तो एंटायरली माइनस माइनस के। जैसे अगर H2 को देखो तो ये कैसे बना होगा? ये बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड होगी ना। हेलो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम लोग ने पढ़ा है ना। अगर तुम्हें H2 फॉर्म करना है तो क्या होगा? म्यूचुअल शेयरिंग से ऐसे फॉर्म होगा, कोवैलेंट बॉन्ड से। तो इन दैट केस हाँ, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गई है। फिर इसके बाद नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो सेंटर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो कोइंसाइड करता है, ठीक है। मान लो दो अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उनका सेंटर हमेशा कोइंसाइड करेगा, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगे। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में डाइपोल मूवमेंट होती है। क्यों होती है?
क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्मॉल डिफरेंसेस सेपरेटेड होते हैं। जैसे कि अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 का मॉलिक्यूल तुम लोग को कैसे दिखता है, N यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ, एक बात कर रहे हैं तो इस टाइप से, ठीक है। H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, N के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं 3 बार का, तो एक डाइपोल यहाँ बन गया, एक डाइपोल यहाँ बन गया, एक डाइपोल यहाँ बन गया, तो 3 डाइपोल है, 3 की अलग अलग मूवमेंट है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल मूवमेंट होती है, नॉन पोलर में नहीं होती है। यहाँ पे एग्जांपल है ClHNH3 और यहाँ पे H2 और CO2 नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल है। पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सबको समझ में आया? हेलो, Yes sir. ओके। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है? देखो, हर मटेरियल की अपनी में स्ट्रेंथ होती है। जैसे कैपेसिटर भी है तो उसका एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज वो स्टोर कर सकता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज वो झेल सकता है। ऐसा तो है नहीं कि 10,000 वोल्ट किसी छोटे से कैपेसिटर को दे दो वो झेल जाए, ब्लास्ट कर जाएगा वो कैपेसिटर। तो इसी तरीके से जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसकी भी कुछ स्ट्रेंथ होती है। जब कैपेसिटर के बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक लगाया तो उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है कि वो कितना झेल सकता है। जब आप डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, कैपेसिटर के बीच होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डाइलेक्ट्रिक पे लगाती है फोर्स। कैसा फोर्स? ये बेसिकली फोर्स लगाती है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स का ऐसा मतलब है कि आपका डाइलेक्ट्रिक के यहाँ पे फोर्स लगी और डाइलेक्ट्रिक के ऊपर लगातार ऐसी ऊपर से फोर्स लग रही है, तो डाइलेक्ट्रिक हल्का सा टेढ़ा होने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर इधर से नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा तो फिर हल्का सा ऐसे हो जाएगा। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक जो झेल रहा होता है वो होता है कंप्रेशन। अब एक हद तक ही इसको कंप्रेस कर सकते हो ना, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक टूट जाएगा। डाइलेक्ट्रिक टूट जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक क्या कर देगा, सारे चार्जेस बाहर आ जाएंगे। तो इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक। ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिस पर डाइलेक्ट्रिक अपनी प्रॉपर्टी खो देता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डाइलेक्ट्रिक झेल सकता है वही आपकी होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ विदाउट ब्रेकिंग डाउन इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। अगर डाइलेक्ट्रिक एक बार टूटा तो जितना चार्ज होगा सबका सब डिस्चार्ज हो जाएगा। तुम लोग क्या कभी कूलर वगैरह बनाने आते हो या पंखा वगैरह तो कहते होंगे वो लोग कंडेंसर ख़राब हो गया। तो बेसिकली होता क्या है, कैपेसिटर के अंदर आपका जो डाइलेक्ट्रिक भरा होता है ना, जो डाइलेक्ट्रिक भरा होता है वो क्या होता है कि उसके वोल्टेज का फ़र्क पड़ने से वो डाइलेक्ट्रिक ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, आपको रिप्लेस कराना पड़ता है। ठीक है, ओके। अब हम डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक चाहिए क्यों। तो अब तुम लोग अगर बहुत ध्यान से देखो, अगर ये कैपेसिटर है, अगर ये कैपेसिटर है तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी और ये एक नेगेटिव प्लेट होगी। अगर हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कुछ ना लगाएं तो इन प्लेट्स का क्या होना चाहिए, आपस में अट्रैक्शन होना चाहिए ना। और अगर ये अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो प्लेट्स ऐसे चिपक जाएंगी, एकदम चिपक जाएंगी, तो आप इनके बीच चार्ज स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस घट गई है। आप पढ़े हो कैपेसिटेंस होती है C=ε0A/d, ठीक है। लेकिन अगर d 0 हो जाए तब तो आप इसके बीच कुछ स्टोर ही नहीं कर सकते हो। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के बीच में लगा देते हैं। जैसे कि ये कि तुम्हारा कैपेसिटर है, यहाँ पे बीच में हमने यहाँ पे बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक को भर दिया और वापस से हमने क्या कर दिया, वापस से हमने यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट लगा दी। इस डाइलेक्ट्रिक के भरने का फ़ायदा क्या होता है कि प्लेट्स को चिपकने नहीं देता, पहला तो ये। दूसरा, C बराबर होता है ε0A/d। डाइलेक्ट्रिक के साथ आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आती है, तो K का एक टर्म यहाँ जुड़ जाता है, K ε0A/d, ठीक है। मतलब K फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ओरिजिनल कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है। इसी वजह से डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं तो कैपेसिटेंस भी थोड़ी बढ़ जाती है। मतलब ओरिजिनली अगर 10 माइक्रोफैरड रही होगी तो हो सकता है 40 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आपकी हो गई। दूसरा, हाई ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ देता है। कैपेसिटर अगर पैरेलल प्लेट सिंपल भरे हो तो बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक लगा दो तो डाइलेक्ट्रिक कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर प्रोड्यूस करके बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड को काट सकता है, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, हाई ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और कैपेसिटर को एक अच्छी कैपेसिटेंस प्रोवाइड करने में मदद करता है। क्लियर है? यूजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्लियर है? हेलो,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैंने क्या क्या यूजेस बताए, बताओ मुझे। निर्भय मिश्रा सर ग्रुप में, कैपेसिटेंस बढ़ा देता है। बहुत अच्छे। Yes, sir. और कोई बताओ, निर्भय आप बताइए। सर उसके प्लेट्स में सर हेल्प करता है, उसके प्लेट्स को चिपकने नहीं देता है, ठीक है। चिपकने नहीं देता है। हाँ, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, चिपकने नहीं देता है। एक और बताइए, 3 मैंने बताया। अरुण आप Sir, it बताइए। provide high हाँ, बताइए बताइए, बता रही थी। it provide high breakdown strength. ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ अच्छी प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा डेरिवेशन है कि सपोज आपका कैपेसिटर है, हम उसके बीच टी थिकनेस का कंडक्टिंग स्लैब प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। कंडक्टिंग स्लैब का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक से, सॉरी, कंडक्टिंग स्लैब का यहाँ पे मतलब है डाई इलेक्ट्रिक से। डाई इलेक्ट्रिक को जब आप प्लेस करते हो ना, तो डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने खुद के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। खुद के अंदर ऐसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है कि उसकी आदत होती है कि अपने अंदर वो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। मतलब अगर ऐसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो अपने अंदर इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगी, ठीक। उस केस में कैपेसिटेंस कैसे फ़र्क पड़ता है हमें वो देखना है, ठीक है। तो सपोज ये आपका एक डाइलेक्ट्रिक है जिसकी डिस्टेंस d है, एरिया ऑफ प्लेट a है, t थिकनेस का आपने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इस टाइप से पोलराइजेशन होगा कि यहाँ पे जो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो डाइलेक्ट्रिक के इस सरफेस पे पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, फिर उसके सामने पॉजिटिव, और बाहर वाली प्लेट पे कैसा आ गया, नेगेटिव चार्जेस। अब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चलेगी। अब जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपेसिटर को नहीं अफेक्ट करेगी। तो जब कैपेसिटर को नहीं अफेक्ट करेगी, इसका मतलब ये जो एरिया है, ये जो एरिया आप देख सकते हो, ये जो इतना एरिया है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से कैपेसिटर के लिए है ही नहीं, वो डाइलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है। अब होगा क्या, हम लोग ये जानते हैं कि V बराबर होता है ई डी टी, V बराबर होता है ई डी टी। अब अगर वहाँ पे तुमने डायग्राम में देखा हो कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है T थिकनेस का, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो डाइलेक्ट्रिक कितना वोल्टेज दे रहा, वो दे रहा है ET, वो दे रहा है ET, और बाहर पूरा थिकनेस था D, T को हटा दोगे तो कितना बचा, D माइनस टी, और D माइनस टी में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो E नॉट है, तो वो कितना वोल्टेज दे रहा है, E नॉट टी। तो जो नेट वोल्टेज आपका निकल रहा है वो बेसिकली क्या है, नेट वोल्टेज जो आपका निकल रहा है वो निकल रहा है, ये दिखा रहे हैं, नेट वोल्टेज निकल रहा है E नॉट टी बाई के। E नॉट टी बाई के इसलिए क्योंकि ये जो अंदर का E है ये होगा E नॉट टाइम्स के, वेयर के इज़ द डाइलेक्ट्रिक, सॉरी E नॉट बाई के, वेयर के इज़ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो उस केस में जो आपका नेट वोल्टेज निकला वो निकला इतना, ठीक है। E नॉट को कॉमन कर लोगे तो D माइनस टी प्लस टी बाई के बचेगा। अब जो आपका E नॉट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स जो होता है वो होता है Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट योर एरिया। हमने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद C बराबर क्या होता है, Q बाई वी, V की वैल्यू को प्लेस कर दो, जैसे ही तुम V की वैल्यू प्लेस करोगे तुम्हें कैपेसिटेंस मिल जाएगी, ठीक है। अब कैपेसिटेंस तुम्हें ये मिलेगी, C बाई C इज इक्वल्स टू A बाई D माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई, ठीक।
ये तुम्हारी कैपेसिटेंस है, यही फॉर्मूला तुमको याद रखना है। अब अगर तुम इस चीज़ को देख लो तो ये जो C है और जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता बीच में, वो जो C होता उसका अगर तुम कंपैरिजन करो तो पाओगे कि ये C बड़ा है। ये C क्यों बड़ा है? ये C इसलिए बड़ा है क्योंकि हमने इसके बीच डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, और डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होता है? कैपेसिटेंस को और इन्हांस करना, उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा देना। तो हैंस इज प्रूव जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक बढ़ाओगे, जितनी ज़्यादा थिकनेस रखोगे उतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। क्लियर है? हेलो, यस सर। ओके, डेरिवेशन क्लियर है? ये डेरिवेशन आपको बुक में भी मिल जाएगा। यस सर। हाँ, कुमार मित्तल रिफर करना, कुमार मित्तल में ये डेफिनेशन मिल जाएगा। ये पूरा कुमार डेरिवेशन मिल डेरिवेशन तो जाएगा। पहले टर्म में नहीं ना आएंगे। क्या होने? डेरिवेशन तो पहले टर्म में आएंगे नहीं। देखो, पढ़ना चाहिए डेरिवेशन, बहुत सी चीज़ों से क्लियर होती है, मेरा ये मानना है। ठीक है, डेरिवेशन। ओके। ओके। अब हमारा इंटरेस्ट है कि अगर मान लो यदि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले, वैसे ही T थिकनेस का हम एक कंडक्टिंग स्लैब ले लें, तब क्या होगा? कंडक्टिंग स्लैब का मतलब ये कि कोई मेटल का हमने वहाँ पे रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट टाइप ले लिया, मतलब एक कंडक्टर ले लिया, तब क्या होगा? तो हम ये जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो नेट वोल्टेज इतने रीजन में कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि वोल्टेज होता है Of course, E डॉट zero. T। हाँ, और इतने में मिला के टोटल वोल्टेज कितना होगा? वो वोल्टेज होगा E इंटू डी माइनस टी। ठीक, E इंटू डी माइनस टी। अभी भी कहानी सेम है। E आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है? सिग्मा है Q बाई ए। तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी बेसिकली आपका क्या है? वोल्टेज। और QC क्या होता है? Q बाई वी होता है। Q बाई वी में जब ये चीज़ प्लेस करोगे, जब Q बाई वी में ये चीज़ प्लेस करोगे, Q ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, तो तुमको मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी, तुम्हें ये फॉर्मूला मिलेगा। जो अब तुम्हें C मिलेगा वो मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट, हाँ, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब। अब अगर यहाँ से D को तुमने कॉमन कर लिया, सपोज करो तुमने D को कॉमन कर लिया, तो D को कॉमन करोगे तो तुम्हारा इक्वेशन थोड़ा ऐसे चेंज हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, जो कि अभी हमने जनरली कंसिडर की थी। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो बना C बराबर C नॉट बाई 1 माइनस टी बाई डी। अब अगर एक चीज़ ध्यान दो कि हम पूरे को कंडक्टिंग स्लैब से भर दें, इस पूरे को कंडक्टिंग स्लैब से भर दें, तो T हमारा किसके बराबर हो गया? D के बराबर। T को D के बराबर रखोगे तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। 1 मिनट, ठीक है? कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगी? कैपेसिटेंस आपकी हो जाएगी इनफाइनाइट के बराबर। अब अगर कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गई किसी भी सिस्टम की, तो वो कितना चार्ज स्टोर करेगा? वो हमेशा चार्ज स्टोर करेगा 0। किसी भी सिस्टम की कैपेसिटेंस अगर हो जाती है इनफाइनाइट तो वो चार्ज स्टोर करता है 0। सो बेसिकली इट विल नॉट स्टोर एनी चार्ज। अगर ये थिकनेस कैपेसिटर की डिस्टेंस, प्लेट डिस्टेंस के बराबर हो जाती है, ठीक है? तो कंडक्टिंग स्लैब लगाने से होता क्या है? कंडक्टिंग स्लैब लगाने से कैपेसिटेंस घट जाती है, और डाइलेक्ट्रिक लगाने से क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक लगाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो बेसिकली आपको यही चीज़ याद रखनी है। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. यस सर। ओके, आज का लास्ट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है वैन डी ग्रास जनरेटर। व्हाट इज वैन डी ग्रास जनरेटर? क्या है? आप लोग ने देखा होगा, आप लोग ने ऐसे एक सर्कल देखा होगा जिसको हम लोग चार्ज करते हैं, और इसके ऊपर अगर आप हाथ रखते हो तो आपका जो बाल है या तो वो खड़ा हो जाता है, या तो आपके अंदर आपको ऐसा लगता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डाले। आप लोग ने फिल्म वगैरह या मूवी वगैरह में भी देखा होगा। मैं इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। इस टाइप का होता है।
देखा है किसी ने? नो सर, फर्स्ट नहीं टाइम सर। देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम देख रहे हो? हाँ, तो दो तरीके का होता है। हाँ, एक आता है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, और एक आता है सिंगल बॉन्ड। अगर हम इस साइड को हटा दें तो ये होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड आपका चार्ज एक तरफ से फ्लो करता है, और डबल बॉन्ड आपका स्पार्क फ्लो के लिए होता है। मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होगा, ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इनके बीच एक स्पार्क देख सकते हैं। ठीक है, टेस्लास एक्सपेरिमेंट में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू स्टडी एंड आप लोग को जानना चाहिए। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर बेसिकली वैन डी ग्राफ नाम के एक आदमी ने बनाया था। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर था, जिसका काम क्या था कि एक बड़ी मेटल बॉल को बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिवली चार्ज कर देता था, एक छोटी मेटल बॉल पे बहुत ज़्यादा माइनस चार्ज भर देता था। बीच में डिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ स्पार्क होता था। करता क्या था कि इतनी देर के एयर को ही वो पोलराइज कर देता था, और पोलराइज करके वहाँ पे स्पार्क जनरेट कर देता था। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर बेसिकली यही काम करता था। अब वैन डी ग्राफ जनरेटर हाई वोल्टेज डीसी करंट को एक बार क्या कहते हैं वो फ्लो कराता था। अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्ट वैन डी ग्राफ ने 1929 में इसको खोजा था, और तब से लेके आज तक इसका हम लोग ने बहुत जगह यूज़ किया है। जो बहुत बड़े बड़े सेटअप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर्स के, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा गति प्रोवाइड करने के जो हम यूज़ करते हैं, उसमें वैन डी ग्राफ जनरेटर को हम लोग 5 मेगा वोल्ट तक का वोल्टेज देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिखने में छोटा होता है, पर ये बहुत अच्छा खासा वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है। 5 मेगा वोल्ट से नियर अबाउट 0.5 वोल्ट तक का वोल्टेज ये प्रोवाइड करता है। 0.5 वोल्ट से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 मेगा वोल्ट इतना है कि आपको जला के रख सकता है। ठीक है, चला कर हाँ। स्मॉल वैन डी ग्राफ जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैट्स को पढ़ाने के लिए कहीं कहीं साइंस म्यूज़ियम वगैरह में यूज़ करते हैं। और ये डिवाइस अगर आप लोग कभी म्यूज़ियम वगैरह विजिट करना तो देखना, ये आपको मिल जाएगा। इस डिवाइस की मैं बेसिकली आपको वर्किंग शॉर्ट में समझा देता हूँ, बाकी मैंने वर्किंग लिखी हुई है, आप लोग वहाँ से चाहे ना तो वहाँ से पढ़ लेना। होता क्या है कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे 7 नंबर पे आपका एक मेटल प्लेट लगा होता है। ठीक है, एक मेटल रबर लगा होता है, और ये प्लेट घूमती रहती है। तो ये जो रबर प्लेट है और ये जो मेटल प्लेट है, इनके बीच होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से होता क्या है कि चार्ज आ जाता है रबर प्लेट के, हाँ, इनर प्लेट पे माइनस और आउटर प्लेट पे प्लस। क्योंकि ये बेल्ट घूमती रहती है तो ये प्लस चलता रहता है। यहाँ पे लगाते हैं कंडक्टिंग प्लेट। अब इसके अंदर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इस कंडक्टिंग प्लेट को टच करा देते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर की किसी एक निकली हुई टिप से। तो सर होता क्या है कि सारा पॉजिटिव चार्ज इससे फ्लो करके बाहर आ जाता है वैन डी ग्राफ पे। अब जो नेगेटिव चार्ज अंदर इंड्यूस हुआ है, कभी कभी हम उसको अर्थ कर देते हैं, और अगर डबल ग्लोब वाला हमारा वैन डी ग्राफ जनरेटर है तो उस केस में उस नेगेटिव चार्ज को भी हम क्या करते हैं, डबल ग्लोब में भेज देते हैं। ठीक है, इस टाइप का डबल ग्लोब रहता है। अब जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच के डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर इस टाइप से चिपके हुए हैं तो क्या होगा, उस केस में ये चार्ज की शेयरिंग करना चाहेंगे। अब चार्ज की शेयरिंग कर तो सकते नहीं, मीडियम तो बीच में कुछ है नहीं, तो बीच में जो एयर होगी उसको वो क्या करेंगे कि पोलराइज कर देंगे, एयर को पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ना शुरू कर देंगे, और यहाँ एक पाथ बना के क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव का फ्लो करा देंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। जब ये नेगेटिव साइड नहीं होती है तब क्या होता है, तब यहाँ अर्थिंग करा देते हैं, नेगेटिव चार्ज सब अर्थ में चला जाता है, पॉजिटिव इसके ऊपर इकट्ठा होता जाता है। जैसे ही कोई आदमी इसके ऊपर अपना हाथ रखता है, वो सारा पॉजिटिव चार्ज उस शख्स के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से उसके जो बाल होते हैं वो अपने आप खड़े होने लगते हैं। अगर आप लोग कार्टून वगैरह थोड़ा बहुत देखते हो, जैसे मिस्टर बीन वगैरह पहले आता था, तो उसके एक एपिसोड में वैन डी ग्राफ जनरेटर दिखाया आई थिंक, मिस्टर बीन। हाँ, इसकी डिटेल्ड वर्किंग मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है, डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वर्किंग दी हुई है, वो आप पढ़ लेना। इसका यूज़ आपका साइंस रिसर्च में यूज़ करते हैं, म्यूजियम्स में यूज़ करते हैं, क्वांटम थ्योरीज के एनालिसिस में, इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन, उसका वेव नेचर वगैरह पता लगाने में, टेस्ला करंट या एसी करंट को स्टडी करने में, हाँ, वेव नेचर को हम स्टडी करने में, साइंस फेयर और शोज़ में यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। सर ये नहीं समझ आ रहा है, इन साइंस फेयर, साइंस फेयर मतलब जैसे कि साइंस का एग्जीबिशन लगता है स्कूल में, तुम लोग ने कभी देखा है? यस सर, होता है। वही साइंस एग्जीबिशन वही होता है, साइंस फेयर्स एंड शोज। ठीक है, कुछ मैजिशियंस होते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं,
Yes, अपने sir. मैजिक वगैरह में, ठीक। तो बेसिकली यही है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। कोई क्वेरीज हो तो आप लोग अभी सर अपना क्लियर कर लीजिए जी, बोलिए। Yes, sir. जो जो डिस्टेंस है अगर उसके बीच में हम लोग कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल लगते हैं जैसे आयरन से उसको टच करा दे तो क्या होगा? किसके लिए बात कर रहे हो, ये वैंडीग्राफ्स के लिए? Wendy Graf. यस सर। तो बेसिकली होगा कुछ नहीं, बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे वैंडीग्राफ बेसिकली क्या है, यहाँ से पॉजिटिव चला, इतनी दूर में देखो यहाँ सर्किट ब्रेक है, दिख रहा है। यस सर। अब अगर यहाँ तुम कुछ लगा दोगे तो क्या सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना। हाँ। यहाँ Yes, आउटर sir. सरफेस पे चार्ज आ ही नहीं पाएगा, सारा चार्ज फ्लो करता रहेगा बार बार सर्किट में, हम्म। समझे। और यहाँ जो बैटरी लगा है वो बैटरी खत्म हो जाएगी, यही होगा और क्या। और ऐसे नहीं खत्म होगा? अगर तुम ऐसे ना लगाओ तो होता क्या है कि पहले इस पर सपोज करो 10 कूलम चार्ज है, चार्ज तो आता जा रहा है, कुछ टाइम बाद ये 100 कूलम हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ये 1000 कूलम हो जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा। जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, आसपास की हवा को ये क्या कर देगा, आसपास की हवा को भी ये चार्ज कर देगा, पोलराइज कर देगा। अब हवा कैसा काम करेगी, एक कंडक्टिंग मीडियम की तरह, तब ये क्या प्रोड्यूस करेगी, यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस कर देगा, समझे। अगर कनेक्ट कर दोगे तो एक सिंपल सर्किट की तरह हो गया, यहाँ बैटरी है, यहाँ से पावर मिली, उसी में पूरा घूम रहा है। हाँ, अगर इसको कनेक्ट कर दोगे बेसिकली ऐसे ही कुछ होगा, वायर है, वायर से बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी से फिर वायर कनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किट टाइप का सर्किट हो जाएगा और कुछ नहीं। क्लियर है? हेलो, Yes. ओके। यस सर। Sir, आप कौन सा चैप्टर पढ़ाएं? क्या हुआ? हाँ, मैं कुछ पूछ रहा था। हेलो, सिद्धार्थ पूछो। जो प्लाज्मा बॉल होता है उसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है क्या? कौन सा बॉल? यस सर। इस बॉल की सर जो बात- मैजिशियन यूज करते हैं। हाँ, उसमें इसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। कभी कभी आप लोग ने एक नहीं वो वाली बॉल अलग होती है, सॉरी, वो वाली बॉल जो आप देखते हो वो प्लाज्मा बॉल जो होती है वो अलग होती है, वो लाइट और वेव यूज़ करती है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। इसका यूज़ भी मैजिशियंस करते हैं, पर मैजिशियन इस तरह से नहीं करते हैं, जैसे कि मैजिशियंस नेविगेशन में इसका यूज़ करते हैं। आप लोग ने देखा होगा ना, कुछ आदमी लोग को वो हवा में उछालते हैं, हवा में ही रखे रहते यस हैं, सर। तो ये हाँ, नेविगेशन में yes, यूज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके पीछे थ्योरी ये होती है कि नीचे वो लोग ऐसा कुछ जनरेटर टाइप ही रखते हैं, फ्लैट प्लेट टाइप का, और जो इंसान जिसको हवा में झुलाना रहता है उसको जो कपड़े देते हैं, उस कपड़े के नीचे ऐसे ही कंडक्टर प्लेट होती है, इसके बीच में इतना फोर्स को जनरेट कर देते हैं जो इंसान के बॉडी वेट की इक्वल होता है, जिससे कि बॉडी ऊपर उठ जाती है। तो नेविगेशन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सर तो कहते हो कोई भी देखता है, मतलब चाहता है किसी को सब बुला लेते हैं, तुम लोगों को कैसे रहता है? लेकिन ये चीज़ जब मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपसे शेयर करूँगा, वो आप देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा उसमें। नेविगेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यूज़ करते हैं इसी वजह से, ठीक है। क्लियर है सबको? तो आप लोग अपनी अटेंडेंस लिख दीजिए चैट बॉक्स में, फिर हम आज का लेक्चर ओवर करते हैं, ठीक है। सब लोग अपनी अटेंडेंस लिख दो। हेलो, एक ठीक है, 8 ही लोग आज प्रेजेंट थे क्लास में, कम लोग बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। 19 से क्लासेस हैं क्या? आई थिंक सर नहीं पता। सुनने में आया है, आई थिंक 19 से हैं। ओके सर। You may leave the lecture now.
है